हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मुगल एम्परर 1526 से 1857 तक में। तो मुगल एम्परर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने मेरी पूरी प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सीरियल वाइज सारी मिलेगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ मुगल एम्परर का। तो मुगल एम्परर 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक में था। और देखिए, मैं इसको बहुत ही ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगी जो कभी भूलेगा नहीं, इसलिए आप लोग ये वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाजपा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो भाजपा से देखिए भाजसा, तो भाजपा और भाषा, तो इसी से इस ट्रिक से याद हो जाएगा मुगल एम्परर की। तो भाजसा डैश बी, यानी यहाँ जो बीच में जितने भी आए थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो देखिए, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, ए से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये हो गया भाजसा। और डैश बी यानी लास्ट में बहादुर शाह जफर। तो स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह जफर मतलब खत्म हो गया। तो यहाँ तक में देखिए स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मुगल में आया कौन था? तो 1526 ईस्वी से लेकर 30 ईस्वी तक थे बाबर। ये कहाँ से आए थे? परगना से। तो परगना से वहाँ आया था। तो उसने देखिए अपने काल में ये तो मतलब 1526 से पहले मतलब कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? तो वो लोधी वंश थी, मतलब लोधी डायनेस्टी पूरी चल रही थी। और लोधी डायनेस्टी का जो मतलब अंतिम जो शासक था तो वो था इब्राहिम लोधी। तो कैसे पराजित हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। और इसी में प्रथम बार भारत में तोपखाने का प्रयोग भी हुआ था। और यहीं से मुगल इब्राहिम लोधी की वो डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मुगल डायनेस्टी। तो देखिए, मुगल डायनेस्टी से ऐसे याद रखिएगा, 3 3 6 1 1 7, मतलब 7 ऐसे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब रोल करते थे। इम्पोर्टेंट मतलब पूरा था इनका मुगल डायनेस्टी में। और जो बीच के थे जैसे अकबर द्वितीय हो गए, शाह आलम द्वितीय हो गए, इन लोगों को कोई इतना मेन रोल नहीं था, इसलिए इन लोगों के एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके सबका मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट होता है इस वजह से। यहाँ पे मुगल एम्परर स्टार्ट होता है 1526 ईस्वी से। और ये कब तक चलता है? 1857 की क्रांति जब हुई थी उसी में बहादुर शाह जफर यानी अंतिम था। ये जो बहादुर शाह जफर है यही अंतिम था। 1857 से 1862 ईस्वी तक था, यानी 1862 ईस्वी में पूरी तरह से। यहाँ तो 1857 ईस्वी में इसकी नींव थोड़ा हिल गई थी मुगल एम्परर की, लेकिन लास्ट में जाकर मतलब 1862 ईस्वी में पूरी तरह से मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो देखिए, बाबर ने अपने काल में मतलब 4 युद्ध लड़े थे। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद उसने चंदेरी का खानवा का युद्ध लड़ा जो राणा सागर के साथ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा। उसके बाद फिर क्या नाम है, घाघरा का युद्ध लड़ा। इसने 4 युद्ध लड़े थे और ये बहुत ही संस्थापक तो था ही। और इसको कहा जाता है, इसने बाबर नामा भी अपनी रचयिता की है, यानी इसकी आत्मकथा है बाबर नामा। तो देखिए, यहाँ पे इसलिए यहाँ 4 युद्ध इसने लड़े। तो उसके बाद जस्ट उसका पुत्र आता है 1526 ईस्वी, 1530 से 1540 ईस्वी तक पे था। फिर कुछ दिन के लिए ये चला गया था, फिर 1555 से 56 ईस्वी तक। और कैसे गया था, क्या हुआ था, मैं इसके बारे में स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, हुमायूं हुमायूं की तो हुमायूं जो था वो 1526 30 ईस्वी से 40 ईस्वी से 1556 से 55 से 56 तक में था। तो देखिए, हुमायूं जो थे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसके पिता ने कहा कि मतलब प्रार्थना की थी कि ईश्वर मुझे उठा ले और मेरे पुत्र को तू सलामत रख दे। इस वजह से उसने किया भी, मतलब जो हुआ भी था। तो 1530 ईस्वी से 40 ईस्वी तक में था। तो देखिए, 1530 ईस्वी से और 40 ईस्वी तक में जो इसने था, तो इसमें देखिए इसी बीच में शेरशाह सूरी आया था। यानी 5 वर्ष तक में जो था 1540 से 45 ईस्वी तक में शेरशाह सूरी का शासनकाल मतलब सूरवंश चला था। तो 1530 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो 39 में देखिए क्या नाम है का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। और 40 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो ये दो युद्ध हुए थे जिसमें से हुमायूं पूरी तरह से परास्त हो गया था। और फिर ये इसने क्या नाम है एक नदी में जाके कूद गया था, और जिसे एक भिश्ती ने मतलब बचाया था। तो ये देखिए, फिर उसके बाद ये स्टार्ट फिर अपने जब ये 1540 ईस्वी में से लेके 45 ईस्वी तक जब सूर्य वंश था, तो उसी बीच में
शेरशाह सूरी जो था मतलब बहुत ही अग्रगामी, मतलब समझ लीजिए बहुत ही वो था, लेकिन उसकी मृत्यु अचानक हो जाती है, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मतलब उसको बाबर को फिर से मौका मिल जाता है, वहाँ पर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट रहती है, लेकिन उसको फिर से मौका मिल जाता है अपनी गद्दी पर बैठने का। तो 1555 से 56 ईस्वी तक में था। तो 56 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र आता है अकबर। देखिए अकबर द ग्रेट, इसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक में था। क्योंकि ये बहुत ही छोटा था, तो इसका संरक्षक था बैरम खां। तो बैरम खां का पुत्र भी जो था, जो मतलब पुत्र की बात की जाए तो उसका पुत्र था वही जिसका नाम खाना रखाया था, सलीम था, तो अकबर ने रखा था। तो देखिए अकबर द ग्रेट इसीलिए कहा गया क्योंकि ये देखिए इतिहास दो तरह का होता है, एक मतलब पढ़ा होता है और एक गढ़ा होता है। तो देखिए अकबर पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने इतिहास को ऐसा गढ़ा, मतलब पूरी तरह से इतिहास उसने एकदम पूरा पलट दिया था। कि उसने मतलब दीन इलाही की स्थापना की थी। उसके बाद उसने मनसबदारी व्यवस्था भी लागू कर दी थी। और जितने मतलब जितनी भी क्या नाम है, पूरी तरह से फतेहपुर सिकरी की सबकी मतलब उसने पूरी तरह से स्थापना करते हुए उसके बाद सबको इसका ये रहता था कि ना तो ये हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं, इसकी सिर्फ इंसानियत की वजह से इसे बहुत ही आगे ये बहुत बड़ा। तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। इसने देखिए क्या नाम है, जो उसकी राजपूत नीति थी, तो राजपूत नीति में देखिए इसका क्या था कि राजपूत बहुत ही युद्धप्रिय होते थे, तो जिसके कारण ये सोचा कि अगर मैं राजपूतों से अगर मैं स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं इसका सहयोग ले लूँ तो ये मेरी डायनेस्टी बहुत ही आगे तक चल भी सकेगी और बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो जिसने उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, और मतलब हिंदुओं को भी उच्च पदों पर रखा था, जैसे कि क्या नाम है, उस वो थे बलबन थे, टोडरमल थे, बीरबल थे, ये सब उनके नवरत्नों में से शुमार होते थे। तो उन लोगों को भी रखा था, जिससे मतलब अकबर को ये ना हो कि मतलब जनता को ये ना सोचे कि हिंदू मुस्लिम में इन्होंने मतलब बंटवारा किया, जिसे जैसे कि औरंगजेब के बारे में ये ऐसा कहा जाता है इतिहास में। तो जहाँ उसके बाद यहाँ पे देखिए 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र आता है जहांगीर। तो जहांगीर आता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहता है। देखिए जहांगीर को मतलब ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर एक चित्रकारी था। और उसके बाद इसी के शासन इसी में मतलब आई थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। ये बहुत ही चित्रकारी था। अगर चित्रकार पे भी इसमें मतलब चित्रकारी के रूप में जहांगीर का वर्णन कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। तो वहाँ पे पूरी तरह से समझ लीजिए जहांगीर का 1605 ईस्वी से 27 ईस्वी तक रहा था। तो उसके बाद फिर शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ के बाद फिर औरंगजेब आते हैं। इसी तरह से पूरी राजनीति चलती रहती है, लेकिन अंत में जाके ख़त्म हो जाती है। तो देखिए जब अंत में इसका पूरा समाप्त होने लगता है, तो फिर बीच में जितने भी शासक ये सब लोग आए थे ये इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो देखिए जहांगीर के जो शासनकाल था उसमें नूरजहाँ जो थी, नूरजहाँ मेन थी। ऐसा नहीं था कि मतलब जहांगीर ही टोटल काम किए थे, टोटल उनका मतलब सिर्फ एक पीछे देते मेन काम जो था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर जहांगीर की जगह गद्दी नूरजहाँ ही चलाती हैं। जब नूरजहाँ की मृत्यु हो जाती है तभी शाहजहाँ आते हैं। तो जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है, नूरजहाँ जो थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की नूरजहाँ जो थी अधिक प्रभावशाली महिला थी। और नूरजहाँ अति सुंदर और संस्कृत की आकर्षक महिला थी। और वो बड़ी ही मतलब महत्वाकांक्षा और दूरदर्शी महिला थी। ये नहीं कि मतलब उनका तो ये बहुत ही दूर दूर तक सोचती थी। कौन, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ, उनकी बात हो रही है। तो ऐसे ही करके वहाँ पे उसने मतलब ये जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर पैर और हाथ कोई भी बना दे अलग अलग एक जिस्म को, मतलब पेंटिंग में कोई कई लोग लगे रहे फिर भी ये बंदा बता सकता था कि कौन कितने हाथ बनाया, कितने पैर बनाया। इसे चित्रकारी बहुत आती थी। तो खैर नूरजहाँ की मृत्यु होने के बाद फिर शाहजहाँ आता है, जो 1627 ईस्वी से 58 ईस्वी तक रहता है। तो शाहजहाँ देखिए उसने एक एशियाई नीति मतलब स्थापित वो की थी। और उसके बाद उसने स्टार्ट किया था एक, उसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप करते हैं, जिसको स्टार्ट कर वो करते हैं कि शाहजहाँ की जो मुगल काल का स्वर्णयुग था,
या नहीं था। तो स्वर्णयुग में देखिए, इसमें स्वर्णयुग के मतलब बातें की जाती है। स्वर्णयुग के दो तरह के, मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष में भी थे, एक मतलब विपक्ष में भी थे। तो कुछ लोग पक्ष में भी इनको कहते थे कि ये मतलब उसने विस्तृत साम्राज्य किया था, उसने साम्राज्य का बहुत ही विस्तृत किया था। उसके बाद उच्च कोटि का शासन प्रबंध था और आंतरिक शांति व्यवस्था, मतलब इसके शासन में कोई मतलब युद्ध नहीं हुए थे, क्योंकि उसने मतलब व्यवस्था का, मतलब इसके शासन का व्यवस्था का युग कहा जाता है। और व्यापार की भी उन्नति शाहजहाँ के काल में हुई थी। उसके बाद फिर उसके बाद उसके उल्टे में, मतलब उसके विपरीत जो कहते हैं, विपक्ष में कहते हैं कि शाहजहाँ का मतलब दोषपूर्ण व्यक्तित्व था, उसको करों का पूरा भार था, आर्थिक संकट और विद्रोह का युग कहा जाता है उसके। तो धार्मिक असहिष्णुता का युग था। लेकिन मतलब पूरी तरह से ये मामला कहने के बाद अगर देखा जाए तो एक सर्वाधिक समृद्धशाली युग था। इसके दोष कम थे और अच्छाइयाँ ज़्यादा थी। इस वजह से इसके काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो फाइनली ये मान लिया गया था कि इसके काल को सरयुग कहा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे 58 में इसका मतलब शासनकाल खत्म हो जाता है। तो फिर स्टार्ट होता है औरंगजेब का। तो औरंगजेब आते हैं तो 1600 मतलब जो 58 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक में। तो औरंगजेब की कब थी, तो 1658 टू 1707 में थी। तो यहाँ तक में करने के बाद जैसे औरंगजेब को लोग कहते हैं कि औरंगजेब की मतलब धार्मिक, उसने दक्कन नीति का मतलब दक्कन नीति स्थापित की, यानी दक्षिण नीति। तो दक्षिण नीति उसके बाद उसकी दक्षिण नीति भी थी, उसकी धार्मिक नीति भी थी, क्योंकि उसकी मतलब धार्मिक नीति में ये कहा जाता था कि उसने मुसलमान के लिए दूसरी नीति अपनाई थी और उसके लिए, लेकिन ये इतिहास में कहा जाता है, ऐसा किसी को कंफर्म नहीं है। तो धार्मिक नीति में देखिए मुसलमानों के प्रति उसने क्या किया था। तो औरंगजेब मुसलमानों द्वारा बनाए जा रहे इस्लामी विरोध समस्त नीति रिवाजों को बंद करवा दिया था, यानी जितने भी इस्लाम के विरोधी जितनी भी नीति थी उसको बंद करवा दिया था उसने। तुलादान और झरोखा दर्शन प्रथा को भी बंद कर दिया था। अपने पीरों व फकीरों के मज़ारों पर दीप जलाना तथा फूल चढ़ाने को भी रुकवा दिया था। तो ये मुस्लिम की उसके बात हुई थी। और जैसे हिंदुओं के प्रति क्या उसने कहा था, तो ये था कि औरंगजेब धर्म की राजनीति को उच्च मानता था। तो वो राजनीतिक की धार्मिक सिद्धांतों को भी लागू करने के पक्ष में था। कट्टर सुन्नी होने के कारण वह शिया मुसलमान और हिंदुओं के प्रबल विरोधी था। तो इस तरह से उसने स्टार्ट किया था। तो उसने पूरी तरह से इसकी धार्मिक नीति सब लोग कहता विफल थी, क्योंकि वो हिंदुओं के भी प्रति उसका ये था कि हिंदुओं पर भारी कर लगा दिया था, हिंदुओं पर प्रतिबंध कर दिया था। उसके बाद मंदिरों पर भी प्रतिबंध कर दिया था। तो खैर आगे चलते हैं। उसकी दक्षिण नीति भी थी। उसकी दक्षिण नीति के बाद फिर यहाँ पे जितने भी ये आए हैं, ये सब लोग इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो लास्ट में आते हैं बहादुर शाह जफर, जिनका 1857 की क्रांति में बहुत रोल था। तो यहाँ पर मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है 1862 ईस्वी में, यानी 1526 से स्टार्ट होती है, 1857 से मतलब ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। मैं एक एक करके सबकी मैं पूरी नोट्स आप लोगों को दूंगी। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको पूरा बता दी हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।